सभी को नमस्कार। D++ की जो सीरीज चली हुई है टीचिंग मेथडोलॉजी की, आज फोर्थ वीडियो लेकर आया हूँ मैं। पहली 3 क्लास नहीं देखी हैं तो चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से जाकर देख सकते हैं आप। एक क्वेश्चन और मैसेजेस आ रहे थे कई कि PDF अवेलेबल करा दी जाए, तो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था सबसे बढ़िया तरीका तो ये है, एक कॉपी पेन रखिए। क्वेश्चन आपको आसानी से आ रहा है तो नोट करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार सुना है या कुछ ऐसा लग रहा है कि भूल जाएंगे आप, तो उसको एक जगह नोट करते चलिए, फिर लास्ट में रिवीजन में आसानी हो जाएगी। फिर भी यदि PDF का जैसे कमेंट वगैरह थे तो चैनल की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के नीचे, उसमें टेलीग्राम का और व्हाट्सअप का लिंक लगा दूंगा मैं, उसमें वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पे PDF अवेलेबल हो जाएगी, पिछले की भी और इनकी भी। और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करने के लिए इसलिए कहूँगा मैं कि जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिंक हैं, पेपर के लिंक हैं, या क्वेश्चन बैंक है D++ का, या उससे रिलेटेड एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई न्यूज़ वगैरह है, तो वो व्हाट्सअप चैनल पे प्रोवाइड कराते हैं। आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से क्लास शुरू करता हूँ मैं। एक काम और, जैसे करंट अफेयर का जो वीडियो आना है, पूरे साल का इंक्लूड किया मैंने उसमें, बनकर तैयार हो चुका है। जो मटेरियल है वो अपलोड करना और उसको वीडियो में करना बाकी है, बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा। चैनल पर यदि नए जुड़े हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब वगैरह कर लें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बेल आइकन को जो प्रेस करते हैं वो कर लीजिए, जो काम करना है। शुरू कर लेते हैं। आगे जो अदर सब्जेक्ट हैं या और जो TGT के एग्ज़ाम होने हैं, उनसे रिलेटेड कंटेंट और कोशिश करूँगा मैं कि प्रोवाइड कराया जा सके। रिस्पॉन्स वगैरह देते रहिए, जैसे ही वीडियो देख लें तो ज़रूर रिस्पॉन्स दें आप। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, गणित एक अनुक्रमिक विषय है क्योंकि मैथमेटिक्स इज ए सिक्वेंशियल सब्जेक्ट बिकॉज कंटेंट प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। द कंटेंट ऑफ मैथमेटिक्स हैज़ लॉजिकल स्ट्रक्चर। तत्व सरल से जटिल की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, पहला ऑप्शन जो है वो ठीक है। गणित के तत्वों में तार्किक संरचना होती है, लॉजिकल स्ट्रक्चर इंक्लूड होता है, ये भी ठीक है। जो कंटेंट होता है उसमें लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, दोनों ही ठीक हैं। तो आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ भी बढ़ते हैं और लॉजिकल स्ट्रक्चर कंटेंट में वो भी होता है, तार्किक संरचना होती है, ये दोनों ही कथन ठीक हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन मैथमेटिक्स रीजनिंग इज यूज्ड फॉर डिडक्टिव रीजनिंग या इंडक्टिव रीजनिंग। गणित में तर्क का उपयोग होता है निगमनात्मक तर्क के लिए या आगमिक विवेचन के लिए, या जिसको आगमनात्मक तर्क बोलते हैं। तो पहले इन दोनों का मीनिंग देख लेते हैं। मैथ में दोनों ही तरीके जो है वो प्रयोग किए जाते हैं। जैसे निगमनात्मक मेथड देख लेते हैं। डिडक्टिव जो मेथड होता है उसमें क्या होता है कि आप पहली बात तो सामान्य से विशेष की तरफ चलते हैं। ये इनकी कुछ डेफिनेशन या प्रॉपर्टी देखेंगे जब आप, तो उनमें इंक्लूड हैं। आपने जब B.Ed या DLED वगैरह कुछ की होगी तो वहाँ ये मेथड बहुत आए होंगे। पहले डिडक्टिव की बात कर रहा हूँ, क्या क्या खास बात होती है। सामान्य से विशेष की तरफ चलते हैं, कॉमन से स्पेसिफिक की तरफ, और दूसरा होता है कि इसमें अमूर्त से मूर्त की तरफ चलते हैं। मूर्त होता है जो सामने हो रहा है, मूर्त है जो दिखाई नहीं दे रहा है। और फॉर्मूले से या सूत्र से एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब डिडक्टिव का ये प्रॉपर्टी होती है, जैसे एक क्वेश्चन अगर अध्यापक को कराना है तो जो समय बचाने वाला तरीका होता है वो डिडक्टिव मेथड ही होता है। जैसे अध्यापक पढ़ाना चाहता है कि मैथ का ही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे दो समकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये नियम अगर उसको सिखाना है तो पहले वो नियम बताएगा बच्चों को। नियम बता दिया कि दो समकोणों का योग 180 डिग्री होता है,
फिर जो स्टूडेंट होते हैं, छात्र होते हैं, उनको विभिन्न कोण या जो एंगल होते हैं उनके साथ काम करने के लिए बोलेगा, ताकि वे समझ सके कि ये नियम जो है वो कैसे लागू होता है। ये होता है डिडक्टिव मेथड। अब जो दूसरा तरीका है उसका भी देख लेते हैं। सेकंड दिया था इंडक्टिव रीजनिंग या आगमनात्मक विवेचन या आगमनात्मक मेथड। क्या होता है आगमनात्मक में? ये होता है जैसे उसका उल्टा, उदाहरण से नियम की तरफ चलेंगे। ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलेंगे। जो चीज़ें पता है उससे उस तरफ जाएंगे, जो चीज़ें नहीं पता है ज्ञात से अज्ञात की तरफ। सरल से कठिन की ओर जाएंगे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। और मूर्त से अमूर्त की तरफ जाएंगे। जबकि डिडक्टिव में अमूर्त से मूर्त की तरफ था। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। इसका एग्जांपल लेने के लिए अगर बोलें कि इंडक्टिव का भी कोई एग्जांपल बताइए, जैसे आयत होता है कोई कोई रेक्टेंगल है, उसका जैसे क्षेत्रफल का अगर कोई फॉर्मूला सिखाना है टीचर को, तो पहले डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो आयत हमें छात्रों को दिखाएगा। फिर वे उनके क्षेत्रफल की गणना करना सीखेंगे, एरिया निकालेंगे उनका। फिर ये एनालाइज करेंगे कि जो क्षेत्रफल है वो लंबाई और चौड़ाई से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। फिर लास्ट में निष्कर्ष निकाल लेंगे, कंक्लूजन निकाल लेंगे कि आयत का क्षेत्रफल जो है वो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये होता है इंडक्टिव यानी कि आगमनात्मक। दोनों ही जरूरी होते हैं मैथ के लिए। तो आंसर हो जाएगा 3, 1 और 2, बोथ बोथ 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन है, जैसे ABCD या 1 2 3 जो ऑप्शन है वो सीधा टिक मार्क लगा देना बड़ा आसान होता है, जल्दी जल्दी काम निपट जाता है। लेकिन उसका पीछे का लॉजिक नहीं समझेंगे तो वहाँ जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो वहाँ ABCD जब काम आएगा जब आपको उसका कंसेप्ट आता है। इसीलिए उस भागा दौड़ी में नहीं करा रहा हूँ मैं कि जल्दी से 50 सवाल कर दिए, 20 सवाल कर दिए, इसका A है, इसका B है, इसका C है। उसका कोई ख़ास फ़ायदा होता नहीं है। करंट अफेयर का जो वीडियो है या जो क्लास होगी उसमें मैं ये कोशिश करूँगा जो ऑप्शन वाला सिस्टम है ना उसको हटा दिया जाए, सीधा वन लाइनर फॉर्मेट में कराऊँगा ताकि कुछ समय बचे। क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो मेरी कोशिश ये रहेगी एक वीडियो में ही सारा काम निपट जाए, दूसरा कोई सोर्स ना पढ़ना पड़े आपको। तो उसमें क्वेश्चन लिखूँगा और सीधा उसका आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, गणित के किस भाग को छात्रों के जीवन में प्रासंगिक गणितीय उपकरणों की ओर उन्मुख करने के इरादे से डिजाइन किया गया है? विच पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स हैज बिन डिजाइंड विद एन इंटेंशन टू ओरिएंट द स्टूडेंट टुवार्ड्स द मैथमेटिकल टूल्स रिलेवेंट इन लाइफ? तो ये होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स। फर्स्ट बार आंसर ठीक हो जाएगा। अप्लाइड मैथमेटिक्स ये होता है जो वास्तविक दुनिया की समस्याएं हैं उनको समझने में और हल करने योग्य आप बन सकें। इसीलिए अप्लाइड मैथमेटिक्स या जो गणित का भाग है वो छात्रों को बताया जाता है या पढ़ाया जाता है। प्योर मैथ अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए, जैसे तार्किक समस्याएं या गणितीय संक्रियाएं या वगैरह सीखते हैं, आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम करते हैं, सोल्व करते हैं। अप्लाइड मैथ उससे थोड़ा अलग है कि जो आपने सीखा है गणित से रिलेटेड वो आप वास्तविक जीवन में अप्लाई कर पाएँ, इंजीनियरिंग में कर पाएँ, कुछ टेक्नोलॉजी में कर पाएँ, कंप्यूटर की फील्ड में कर पाएँ। तो ये होता है अप्लाइड मैथ, जीवन के प्रासंगिक गणितीय उपकरणों की ओर उन्मुख करने के लिए इसलिए ओरिएंटेड होता है कि जीवन की समस्याओं को समझ सके और हल कर सके। नेक्स्ट है, यूनानी दार्शनिक सुकरात डैश के प्रतिपादक थे? सुकरात जो है उन्होंने कौन सा मेथड बताया था? तो आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। प्रश्न और उत्तर विधि के प्रतिपादक थे या जनक थे। अगर कोड बनाने के लिए बोला जाए तो मैं तो ऐसे याद रख लेता था, जैसे इनमें समस्या होती है जब आप रिवीजन करते हैं कि कौन पहले आया था, कौन किसका गुरु था।
तो मैं तो ऐसे ऐसे याद कर लेता था, सु, पै और ए। सुकरात, प्लेटो, पैसे और अरस्तु। आप एस, पी, ए कुछ इस प्रकार का जैसा भी आपका मन करे बना सकते हैं। मैं हिंदी में भी बना लेता था, सु, पै, ए। सुकरात, पैसे प्लेटो और ऐसे अरस्तु। ये इसके गुरु हो गए, ये इसके गुरु हो गए। और फिर इसका भी पूछे तो सिकंदर हो गया। फिर इसके अरस्तु का भी शिष्य पूछे तो सिकंदर हो जाएगा फिर। तो क्वेश्चन एंड आंसर मेथड सुकरात ने दिया था। नेक्स्ट है, एंगल इज ए डैश। कौन एक डैश है? क्या है? पारिभाषिक शब्द है, कोई थ्योरम है, पोस्टुलेट है या अनडिफाइंड टर्म है? तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है उसके बारे में सोचना इस तरह से, जब आपको एंगल पढ़ाया जाता है तो उसकी पहले डेफिनेशन बताई जाती है। जैसे आपने सुना भी होगा कि जैसे एंगल की डेफिनेशन बताते थे, तो ए फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय टू रे और लाइंस दैट शेयर ए कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। ये बोलते थे हम, मतलब एक आकृति जो दो किरण और या दो रेखाओं द्वारा बनाई जाती है और एक सामान्य अंतिम बिंदु साझा करती है, उसको एंगल बोलते थे। तो ये डिफाइंड टर्म है, पारिभाषिक शब्द है। सीधा आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट वाला कि एंगल इज ए डिफाइंड टर्म। नेक्स्ट है, स्टेटमेंट एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ इज कॉल्ड। बिना प्रमाण के स्वीकृत कथन क्या कहलाते हैं? थ्योरम, डिफाइंड टर्म, अनडिफाइंड टर्म या पोस्टुलेट? तो इसको पोस्टुलेट बोला जाता है। आंसर हो जाएगा 4। एक्सियोम्स या पोस्टुलेट, अभिगृहित या अभिधारणा, जिनके बारे में कोई प्रूफ नहीं दिया जाता और जो स्टेटमेंट स्वीकार कर लिए जाते हैं उनको पोस्टुलेट बोलते हैं या अभिगृहित बोलते हैं। नेक्स्ट है, गणित में अनंत के विचार किसने दिए थे? इन्फिनिटी का जो आइडिया है वो किसने दिया था? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा रामानुजन। ये दूसरे भी भारतीय गणितज्ञ हैं। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ लिखा था। रामानुजन ने जो आयु थी वो बहुत कम थी, मात्र 32 वर्ष की आयु में बहुत बड़े काम करके दिखाई दे। 22 दिसंबर को जन्म होता है तमिलनाडु में, और 22 दिसंबर को जो मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है वो इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत का खास तौर पे याद रखना, नेशनल मैथमेटिक्स डे जो होता है वो 22 दिसंबर को इन्हीं के जन्म के ऊपर मनाया जाता है। भास्कराचार्य की रचना है लीलावती, आर्यभट्ट की रचना है आर्यभट्टियम, और जो ब्रह्मगुप्त हैं उनका ग्रंथ था ब्रह्म स्फुट, जो सिद्धांत बोला जाता है वो उन्होंने दिया था। जीरो और जो नेगेटिव नंबर हैं उसके में भी बहुत बड़ा योगदान है, उसकी खोज में भी। आर्यभट्ट, आर्यभट्टीय या आर्यभट्टियम ग्रंथ। रामानुजन 32 वर्ष की उम्र में 22 दिसंबर को तमिलनाडु में जन्म, नेशनल मैथमेटिक्स डे इनके जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आइडिया ऑफ इन्फिनिटी इन्होंने ही दिया था। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र व्याख्यान के दौरान किसी प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ है तो एक शिक्षक के रूप में आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? आंसर नहीं दे रहा है, आप पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या रिएक्शन देंगे या क्या रिस्पॉन्स देंगे? आप छात्र को डांटेंगे? नहीं, पुराना तरीका हो गया। छात्र को सही उत्तर बताएं और आगे बढ़ जाएं? नहीं, ये भी नहीं होगा। यह समझने का प्रयास करें कि विद्यार्थी सही उत्तर क्यों नहीं दे पाया। बिल्कुल ठीक आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला भी देख लेते, उसे कठिन अध्ययन की सलाह देंगे? नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई द स्टूडेंट वाज अनेबल टू आंसर, ये देखने की कोशिश करेंगे वो आंसर क्यों नहीं दे पाया है, उस कमी को या कमजोरी को दूर करने का फिर प्रयास करेंगे। ज्यामिति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? फादर ऑफ ज्योमेट्री, तो ये है यूक्लिड। फोर्थ वाला जो आंसर है वो ठीक हो जाएगा। ज्यामिति के जनक या फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड।
गणितीय प्रस्ताव है। मैथमेटिकल प्रोपोजिशन आर ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज फॉल्स, ट्रू एज वेल एज फॉल्स, या फिर या तो सत्य है या असत्य है, चारों में से छांटना है। देखिए मैथमेटिकल जो प्रस्ताव होते हैं, गणितीय जो प्रस्ताव होते हैं, या तो सत्य होते हैं या असत्य, बीच का कोई काम नहीं है, या तो सत्य होंगे या असत्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षकों के लिए आवश्यक मानवीय गुण होना चाहिए, वुमेन क्वालिटी ऑफ टीचर पूछ रहा है। पहला है, एक शिक्षक को स्कूल और सामुदायिक समस्याओं में पूरी दिलचस्पी लेनी चाहिए। और दूसरा है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को अनुशासित बनाने के लिए अधिकतम प्रयास करना चाहिए। स्कूल और सामुदायिक समस्याओं में दिलचस्पी लेनी चाहिए, इंटरेस्ट लेना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। अध्यापक यदि समस्याओं में रुचि नहीं लेंगे तो फिर समाज सुधार कौन करेगा। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को अनुशासित बनाने का पूरा प्रयास करना चाहिए, अधिकतम प्रयास करना चाहिए, डिसिप्लिन का, बिल्कुल ठीक बात है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ठीक हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। अगला है, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेट, समुच्चय का उदाहरण कौन सा नहीं है। मैथ में जो सेट होते हैं उसका एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। पहले तो ये देख लीजिए कि सेट होता क्या है। एक सेट जो है वो वस्तुओं या एलिमेंट्स का संग्रह या उसका भंडार होता है या समुच्चय होता है, अलग अलग और अच्छी तरह से परिभाषित वस्तुओं के संग्रह के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये मैथ वाली डेफिनेशन होगी, जो एक कॉमन समूह बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देखें तो वर्ष के महीने हैं, एक पूरा कैलेंडर बन जाता है, पक्षियों के नाम है। इस तरह से एक सेट जो वस्तु या तत्वों का संग्रह होता है, और अलग अलग और अच्छी तरह से वेल डिफाइंड वस्तुओं के संग्रह के रूप में उसको परिभाषित किया जाता है, जो एक समूह बनाते हैं। तो पहला है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, क्या एग्जांपल है सेट का, बिल्कुल है, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया, ये भी ठीक है। बता पा रहे हैं आप कि सारी ये नदियां हैं, ये नाम है, ये इस प्रकार इनको एक जगह रखा जा रहा है। सेट ऑफ ऑल कैपिटल सिटीज़ इन इंडिया, राज्य भारत के सभी राजधानियों का समुच्चय, जो स्टेटों की राजधानी है वो भी सेट बन जाता है। द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन क्लास 12, ये नहीं है, यही पूछा है कौन सा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 4, 12वीं कक्षा के बुद्धिमान छात्रों का संग्रह। पहली बात तो जो कलेक्शन है वो नहीं कर पाएंगे आप, कैसे बता पाएंगे कि ये बच्चा उसे 2 नंबर, 2 बुद्धि में 2 कम है 4 कम है, ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे। और दूसरी बात, मापने की भी समस्या है, इस तरह की चीज़ें हैं वो नहीं माप सकते आप। एक ये नहीं कह सकते कि उसको, उसका जो माइंड है वो 100 है, 80 है। आईक्यू अलग चीज़ है, लेकिन उसमें भी जो अंतर है वो आता रहता है, एक बिल्कुल करेक्ट नंबर नहीं बता सकते आप। तो 4 है जो वो आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि बच्चों को गणित कठिन लगे तो उन्हें अवश्य ही क्या करना चाहिए। ब्लैक बोर्ड पर उनको दिखाएं और उसके अनुसार समस्या का समाधान करें। प्रक्रिया को याद रखने का प्रयास करना चाहिए। सुनिश्चित करना चाहिए कि वह प्रत्येक प्रक्रिया के मूल को समझे, या चुपचाप बैठकर सुनना चाहिए। सीटेड टाइप का क्वेश्चन आ गया है, चुपचाप बैठकर सुनना चाहिए, नहीं। सुनिश्चित करना चाहिए कि वह प्रत्येक प्रक्रिया के मूल को समझे, बिल्कुल ठीक बात है। एंश्योर दैट दे अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ ईच प्रोसेस, अगर उनको कोई टफ लग रहा है तो फिर ये देखना चाहिए कि उसका बेसिक जो है, मूल जो है, उस बात को बच्चे समझ रहे हों। प्रक्रिया को याद रखने का प्रयास करना चाहिए, नहीं, रटवाएंगे नहीं। ब्लैक बोर्ड पर दिखाएं और उसके अनुसार समस्या, नहीं। तो आंसर है वो थर्ड वाला हो जाएगा, कि वो अगर उनको टफ लग रहा है गणित तो ज़रूर बेसिक कॉन्सेप्ट में कुछ समस्या है और उसका सुधार करना चाहिए आपको, तो 3 नंबर ठीक हो जाएगा। अगला है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 चरणों को परिभाषित किया है।
4 स्टेजेज ऑफ चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किसने डिफाइन किया था? तो ये थे स्विट्जरलैंड के जीन पियाजे। क्या क्या 4 स्टेजेस बताई थी संज्ञानात्मक विकास की? पहली थी 0 से 2 साल के बीच में, जिसको उन्होंने बोला था सेंसरी मोटर स्टेज या इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसमें महसूस ही करता है। सेंसरी मोटर स्टेज थी पहली। और दूसरी थी परी ऑपरेशनल, जिसमें जो टाइमिंग थी बच्चे की 2 से 7 वर्ष के बीच में होती है। तीसरी स्टेज बताई थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ये थी 7 से 11, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11। और लास्ट जो बताई थी वो थी फॉर्मल ऑपरेशनल, और इसका टाइमिंग था जब 12 साल से बच्चा, 12 या 12 साल से आगे। तो 0 से 2 सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा सेकंड स्टेज प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष के बच्चे की, तीसरी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल 12 और उससे आगे। तो ये 4 स्टेज संज्ञानात्मक विकास की, कोग्निटिव डेवलपमेंट की, जीन पियाजे ने बताई थी। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 स्टेज। आंसर हो जाएगा 2 पियाजे। अगला है जोहान फ्रेडरिक हर्बर, किस चीज़ से रिलेटेड है? डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट, डेवलप इवोल्यूशन ऑफ करिकुलम फील्ड, इवोल्यूशन ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, या डेवलपमेंट ऑफ एल्जेब्रा फॉर चिल्ड्रन। तो पहले तो इस आदमी का जो नाम आया है उसका थोड़े उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। जोहान फ्रेडरिक हर्बर जर्मनी के बड़े दार्शनिक, और जिसको बोलते हैं कि पाठ्यक्रम के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान था। और 19वीं सदी थी, 19वीं सदी के जर्मनी के बड़े दार्शनिक या अध्ययन करता हुए हैं। क्या दिया था इन्होंने? पाठ्यक्रम के क्षेत्र के विकास से रिलेटेड है ये वाला, इवोल्यूशन ऑफ करिकुलम फील्ड। क्या बताया था कि एक वेल स्ट्रक्चर जो कि एक परिभाषित जो करिकुलम है वो होना चाहिए, और सिस्टमेटिक अप्रोच टू एजुकेशन, इस टाइप की बातें की थी। और जो मेन फोकस था वो ये था कि बच्चे कैसे नॉलेज ग्रहण करते हैं, कि हाउ नॉलेज इज एक्वायर्ड, एंड उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। हाउ नॉलेज इज एक्वायर्ड एंड इंटीग्रेशन इनटू स्टूडेंट माइंड, कैसे उसको ग्रहण करते हैं वे लोग, ये बातें बताई थी। ये सारी करिकुलम से रिलेटेड थी। तो 2 नंबर जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है गणित पढ़ाते समय, मैथ पढ़ाते समय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? पहला है बहुसंख्यक बच्चों में गणित को लेकर भय और असफलता का भाव होता है। सेंस ऑफ फियर एंड फेलियर होता है मैथ के रिगार्डिंग मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन में। ठीक है, ये ऐसी समस्याएं गणित के अध्यापक देखते हैं। भय होता है कि कहीं असफल ना हो जाए, मैथ के प्रति तो काफ़ी होता है। और सेकंड है, क्या वास्तव में गणित विषय के प्रति उचित बुद्धि के साथ कुछ सीमित लोगों को ही पढ़ाया जा सकता है? इन रियलिटी मैथमेटिक्स कैन बी टॉट ओनली टू ए लिमिटेड फ्यू विद प्रॉपर आईक्यू टुवर्ड द सब्जेक्ट। जो बहुत अच्छे आईक्यू के बच्चे होते हैं, क्या उन लिमिटेड बच्चों को ही पढ़ाया जाए? नहीं, इस प्रकार का भय तो नहीं होता। लेकिन पहले वाला ज़रूर है, पहले वाली समस्याओं का सामना ज़रूर करना पड़ता है कि मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट है मैथ के रिगार्डिंग फियर और फेलियर का जो भाव है उनके मन में होता है, असफलता का, और गणित को लेकर भय का माहौल जो है वो उनके अंदर होता है। तो आंसर हो जाएगा ओनली 1, ये वाला ठीक है, केवल एक ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी स्टेज ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम।
गणितीय पाठ्यक्रम के माध्यमिक चरण में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाना चाहिए? जो गेम्स वगैरह हैं, जो शेप वगैरह हैं, वो स्टेज की लिए नहीं होते हैं। पढ़ाया गेम्स किसी भी स्टेज पे, कौन से भी स्कूल के लेवल पर पढ़ाया जा सकता है, जैसे गेम के थ्रू सिखाते हैं। लेकिन जब सेकेंडरी लेवल की बात आती है तो जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस की जाती है तो वो होता है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ये आंसर ठीक हो जाएगा। अगला है, नई जानकारी के आलोक में हमारी मौजूदा योजनाओं को बदलने को क्या कहा जाता है? अल्टरनेटिंग और चेंजिंग आवर एग्जिस्टिंग स्कीम इन लाइट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इज नोन एज। तो ये फिर से पियाजे महोदय आगे हैं। ये जितने भी टर्म दिखाई दे रही हैं, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, स्कीमा, ये सारी पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताया था, तो उसमें सीमाज, असिमिलेशन, अकोमोडेशन, इन सब के बारे में बताया था। मैं बता देता हूँ एक बार थोड़ा शॉर्ट में। जैसे एक बच्चा होता है और मान लिया उसको कोई खिलौना दे देते हैं आप, तो वो क्या करता है, जैसे क्योंकि वो दूध पी रहा है या कोई और पीने खाने की चीज़ें दे रहा है तो उसको चबा रहा है मुंह में लेके। तो आप जैसे ही उसको खिलौना देंगे वो खिलौने को चबाना शुरू कर देगा। अब क्योंकि जैसे दूध वगैरह पी रहा है तो उसको पता है, ये चीज़ें उसने अंडरस्टैंड कर रखी है, तो इसको बोलेंगे असिमिलेशन। ये चीज़ होती है असिमिलेशन, ये वाली, कि पहले से ही जो उसके पास ज्ञान है उसके बेसिस पर वो उसको भी चबाने का या चूसने का प्रयास करता है। ये तो हो गया असिमिलेशन। अब जैसे और आगे चला, पियाजे ने फिर क्या किया, अब जैसे बच्चा को इतना बड़ा खिलौना दे दिया कि वो उसको चबा ही ना पाए, तो फिर क्या करेगा, पहले तो चबाने की कोशिश की, नई बात बन रही है, तो फिर क्या करेगा, उसका दूसरा तरीका निकालेगा, उसको धक्का वगैरह दे के उससे खेलने लगेगा। तो ये होता है अकोमोडेशन, आत्मसातीकरण। मतलब पहले से जो उसका ज्ञान था वो अब यहाँ काम नहीं आया, पहले उसने यूज़ करके देखा, बात बन जाती, तो एसिमिलेशन हो जाता। जब पहले वाले ज्ञान से बात नहीं बनी तो ज्ञान में या उसके जो पहले से ही जो चीज़ें दिमाग में हैं कि इसको ऐसे करना है, लेकिन उससे काम नहीं चला, तो फिर अब धक्का देकर खेलना शुरू कर दिया है, तो नई चीज़ होगी ना, तो ये हो गया अकोमोडेशन। इसको बोलते हैं आत्मसातीकरण। सोचने में परिवर्तन प्लस समायोजन। बड़ा खिलौना है तो धक्का देकर खेलना शुरू कर दिया, पहले उसको चबा रहा था, तो ये होता है अकोमोडेशन। तो आंसर हो जाएगा अकोमोडेशन 3 वाला। क्यों, यही पूछा था। नई जानकारी के आलोक में हमारी मौजूदा योजनाओं में बदलने को, यानी कि परिवर्तन में। पहले से इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, अल्टरनेटिंग और चेंजिंग अवर एग्जिस्टिंग, पहले से जो है उसको बदलना पड़ रहा है, तो बदलना अकोमोडेशन में है। 3 नंबर ठीक हो जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। लोगों को शेयर वगैरह करते रहिए, शेयर कम कर रहे हैं आप, उस बच्चे तक पहुंचाइए जो तैयारी कर रहा है। और पीडीएफ का मैं देखता हूँ कि प्ले लिस्ट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए उनको, वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा मैं इनको। अगली वीडियो हो सकता है करंट अफेयर की, ज़रूर से ज़रूर लाने की कोशिश करूँगा। कंटेंट जो है वो बन चुका है और वन लाइनर फॉर्मेट में ही है। मैं ज़्यादा समय ना आपका लूँगा ना मैं अपना देना चाहता हूँ, क्योंकि जब एग्ज़ाम नज़दीक होते हैं तो जैसे 4 ऑप्शन दे रहे हैं, फिर ऑप्शनों के बारे में स्टैटिक जीके बताई जा रही है, तो करंट अफेयर का वो पर्पज़ नहीं होता है। करंट अफेयर क्योंकि 5 नंबर 7 नंबर, और पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में मैं देख रहा हूँ कि जो पोर्शन है करंट अफेयर का वो थोड़ा बढ़ भी रहा है। एक स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है, अब जैसे जो 5 साल पहले की करंट अफेयर है वो धीरे धीरे स्टैटिक जीके का पार्ट हो जाती है, लेकिन जो करंट का मतलब है वो तो करंट ही है। वर्तमान में जो मुद्दे चल रहे हैं उनसे रिलेटेड उस कक्षा से मेरे मुताबिक मैंने उसी हिसाब से लिखी है कि 5-7 सवाल जो प्योरली करंट अफेयर के आएंगे वो बिल्कुल डायरेक्ट हिट कर जाए वहाँ से। और उसको लिखा भी इसी लिहाज से है कि वो D+B के लिए ही काम आए। कारण क्या है कि जैसे
सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देते हैं आप, स्टेट पीसीएस देते हैं या यूपीएससी देते हैं, उसमें करंट अफेयर पूछने का स्टाइल कुछ अलग होता है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, तब आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। डी ट्रिपल एस बी में वन लाइनर फॉर्मेट में आएगी, ये अवार्ड किसको मिला है, इस टाइप से, वर्तमान में इसका हेड कौन अपॉइंट हुआ है, इस खेल की ट्रॉफी किसने जीती है, इस लिहाज से क्वेश्चन आएंगे वन लाइन। तो उसी लिहाज से, जिस हिसाब से पेपर आता है उसी पैटर्न के हिसाब से उसको लिख रहा हूँ मैं। तकरीबन काम पूरा हो गया है, 2-4 दिन में अगला वीडियो हो सकता है करंट अफेयर का ही मिल जाएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तब के लिए वीडियो को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।